दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। वैसे देखिए भाई देश में तो बहुत कुछ हो रहा है। रिवर्स गियर में गाड़ी को डाल के जब कोई चलाने के लिए बिल्कुल मन बना चुका हो तो कुछ हो नहीं सकता, है ना? अब वो महाराणा प्रताप के पिताजी राणा संग्राम सिंह, राणा संगा, अब उनको लेकर जो है इस देश में विवाद खड़ा हुआ है। क्या करें? अब सवाल ये है अब वहाँ तक जाया जा रहा है कि वो लाए थे बाबर को या कोई और लाए। अब हम जब इसमें उलझे हुए हैं कि बाबर को किसने बुलाया था, ये 1500 16वीं सदी या 15वीं सदी की शायद बात है, 1500 समथिंग साल की बात है। अब हम जी रहे हैं 2025 में और बाकी बहुत कुछ हो रहा है भाई दुनिया में। अगर इससे हम बाहर निकल के देखने की कोशिश करें, तो वो जो ट्रम्प जो बार-बार धमका रहे थे हमको, टैरिफ को लेकर, वो एक जगह ऐसा टैरिफ उन्होंने बढ़ा दिया है, कि जिससे हमारा जो ऑटोमोबाइल का उद्योग है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बहुत गंभीर और बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ये संभावना है पूरी। और गुजरात का ज़िक्र मैं इसलिए इसमें करना चाहूँगा, क्योंकि गुजरात को ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक बहुत बड़ा सपना हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देखा हुआ था। बहुत सारों को पकड़-पकड़ कर यहाँ पे लेके आए, ज़मीनें दी, तकरीबन-तकरीबन मुफ्त के दाम में, बहुत सारी रियायतें दी और खैर वो क्या कर रहा है वो भी समझना होगा, लेकिन यहाँ गुजरात को ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की उनकी पूरी कोशिश रही, कम से कम दिखाने के लिए ही सही। तो अब जब ट्रंप ने ये टैरिफ का टेरर जब हम सब पे डाला है अभी, बरपाया है, तो गुजरात और देश का जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो है, उसका क्या हाल होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि 25% का टैरिफ जो है, वो अमेरिका में भारत से अगर कोई मोटर कार गई, तो उसकी जो इम्पोर्ट वहाँ जो वो करेंगे, तो 25% उस पर टैरिफ डाला जाएगा। मतलब वो 25% और महँगी हो जाएँगी भारत से बनी हुई अगर कोई ऑटोमोबाइल है तो। तो उसको लेकर हमने सोचा कि हिमांशु भाई से आज पूछ लेते हैं, वो उनका एक्सपर्टीज़ है, उन्हीं से पूछ लेते हैं और जानने की समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल है हमारे कि ये जो टैरिफ है 25% का, उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है और उसकी निटी-ग्रिटीज़ क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हिमांशु भाई को मैं जोड़ देता हूँ। हिमांशु भाई, स्वागत है भाई आपका। नमस्कार द मयूर जानी ऑफिशियल के दर्शकों को आपको और ये मुद्दा तूर पकड़ चुका है। अगर आप इंटरनेट देखेंगे, आप मीडिया देखेंगे, मीडिया की हेडलाइंस मतलब परसों रात को ये डिक्लेरेशन आया और उसके बाद कल से पूरी दुनिया में इसके क्या असर हो सकते हैं। तो आपने मुद्दा अच्छा चुना है। मुझे लगता है भारत के अलावा पूरे विश्व में इसकी क्या असर होगी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। भारत में सविशेष क्योंकि ऑटोमोबाइल्स जो है वो एक बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सारे क्षेत्रों को टच करता है। मतलब कार में रंग का इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, स्टील का इस्तेमाल होता है, रबर का इस्तेमाल होता है, काँच का इस्तेमाल होता है और अंदर के जो पुर्जे उसके ऊपर एक पूरा इंजीनियरिंग सेक्टर डिपेंडेंट रहता है। तो ये स्पिल ओवर इफेक्ट कैसे होगा मुझे लगता है जैसे-जैसे चर्चाएँ होंगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शुरू यहीं से करते हैं हिमांशु कि भारत पर इसका विशेष प्रभाव जो है, वो पड़ने की संभावना क्या दिखते हैं? पहले यहीं से शुरू करें। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे मोटे तौर पे, जो ट्रम्प सरकार ने वहाँ पे अमेरिका में अगर आप कहीं से भी कार लाते हैं, दूसरे देश से, मतलब आप आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो उस कार के ऊपर 25% एक टैरिफ लगा दिया है। अब इसका सीधा असर ये देखने को मिल रहा है कि करीबन $3000 से लेके 10,000 साढ़े $12,000 तक अमेरिकी उपभोक्ता को ज्यादा देना पड़ेगा गाड़ी चलाने के लिए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? एक जो नैरेटिव आ रहा है कि ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसीज़ है उसको लेके जो नैरेटिव पूरी दुनिया में चल रहा है या सब जगह पे अगर वो नैरेटिव स्टडी करेंगे तो वो बोल रहे हैं कि ये अमेरिका की इकोनॉमी को खत्म कर देंगे, ये होगा, वो होगा। लेकिन एक बिज़नेस जर्नलिस्ट के तौर पे मैं कैसे देखता हूँ इसको? मैं ऐसे देखता हूँ मयूर जी कि बेसिक कंजम्पशन जो है वो वैसा का वैसा रहेगा।
और वो प्रीमियमाइज्ड हो जाएगा। वो एक्चुअली अगर आप देखने जाए तो एक प्रकार से कंजम्पशन का प्रीमियमाइजेशन हो जाएगा। जैसे हमने देखा कुंभ के मेले में क्या हुआ कि आपको अगर नाव में त्रिवेणी संगम तक जाना है तो पर पैसेंजर 5,000 रुपया था। अब वो वहां पे मतलब 5 या 6,000 था, 50 पैसेंजर लेके तो 3 लाख रुपया नाविक कमाता था उसमें से, एक ट्रिप में से। लेकिन अगर आपको अकेले वो नाव लेके जाने का है तो उसका 1.5 लाख रुपया। तो वह क्या हुआ, प्रीमियमाइजेशन हो गया। ठीक है, तो नाविक ने करीबन 30 करोड़ रुपए बनाए, वो खबरें भी हमने पढ़ी। जी जी। तो प्रीमियमाइजेशन कैसे होता है, ये एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिकी जो कार इंपोर्ट होती है अमेरिका में, उसका अगर हम डेटा 2024 का जो उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में, अगर हम वो पढ़ते हैं तो करीबन 219.49, यानी कि हम लेके चले 220 बिलियन डॉलर्स की कार इंपोर्ट की अमेरिका ने। 220 बिलियन डॉलर्स मानी 22,000 करोड़ डॉलर। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे। और पिछले साल की तुलना में, मतलब 2023 की तुलना में, इसमें 4% वृद्धि देखी गई है, जिसमें करीबन 7.68 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखने जाए तो 76.8 लाख गाड़ियां इंपोर्ट हुए अमेरिका में। और अगर उस मूल्य को अगर आप कंपेयर करते हैं 76.8 76.8 मतलब लाख गाड़ियां, अगर उसको आप वो करते हैं तो 74,80,000 गाड़ियां, मतलब आप लेके चलिए 77 लाख गाड़ियां आप लेके चलते हैं, तो उसका अगर आप जब मूल्यांकन करते हैं 22,000 डॉलर से, तो 22,000 करोड़ डॉलर से, तो रफली उसका जो मूल्यांकन आता है वो आ जाता है करीबन पर कार रफली $2,85,715। मतलब एक गाड़ी अगर हम 85 रुपए के मूल्य पे लेके चलेंगे तो 2-2.5 करोड़ की गाड़ियां करीबन एवरेज वहां पे बिक्री हुई है, मतलब हाई एंड एकदम अगर आप देखने जाए तो। ये कंजम्पशन बिल्कुल ऐसा है, एक तरीके से देखने जाए कि महंगी गाड़ियां वहां पे आयात की गई है, और उस दिशा में ये पूरा का पूरा मामला है। इसमें अगर हम देखने जाए तो ज्यादातर जो गाड़ियां आई है वो मैक्सिको से आई है। करीबन 25 लाख गाड़ियां, 25-26 लाख गाड़ियां मैक्सिको से आई है। जापान उसका दूसरा पार्टनर है, वहां से कुछ करीबन 14 लाख गाड़ियां आई है। दक्षिण कोरिया से 14 लाख, जापान से कुछ 13 लाख, और कनाडा से कुछ करीबन 10 लाख के आसपास, उसके अंदर का आंकड़ा है। तो ज्यादातर अगर हम देखेंगे जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है अमेरिका को, जो कार बेचते हैं या अमेरिका जिनसे कार खरीदता है, उसमें ये 4 मुख्य है। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा भारत किस तरीके से इसमें फिट बैठता है या क्या होने वाला है भारत में। जी। मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ डाले हैं, तो उनकी जो दलील है वो ये है कि आप अमेरिकन मनी यानी कि अमेरिकन डॉलर, लाइबोर रेट वगैरह पे सस्ते लोन्स लेके जाते हैं, आपके वहां पे सस्ता एम्प्लॉय लेबर अवेलेबल है, तो आप सस्ती गाड़ियां बना के हमारे बाजार में डालते हैं और आप बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं। तो इसकी वजह से ये 25% अब कोई भी गाड़ी आएगी, चाहे यूरोप से आए कहीं से भी आए, 25% इंपोर्ट टैरिफ। मतलब टैरिफ्स को अगर हम देखने जाए तो मैं इसको टैरिफ्स को एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या है, CGST है, SGST है, मतलब सेंट्रल GST गुड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड सर्विस टैक्स। ये ट्रंप के जो टैरिफ है उसको मैं GGST कहता हूँ, ये ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अभी क्या होगा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कार इंपोर्टर है, और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है, जैसे मैंने कहा कि प्रीमियमाइजेशन की तरफ किस तरह जाएगा ये। मान लीजिए कि आपकी एक आदत बन चुकी है कि आप गाड़ी चला रहे हैं पिछले 5 साल से, तब मान लीजिए गाड़ियों के भाव में अगर मतलब बढ़ोतरी होती है या बढ़त आती है, तो आप गाड़ी छोड़ के स्कूटर पे नहीं आएंगे, या आप रिक्शा चलाने नहीं लगे, क्योंकि आपको अपना वो एक गाड़ी अपना हर एक इंसान का एक सामाजिक स्टेटस सिंबल रहता है, तो वो आप बिल्कुल चलाएंगे। मतलब
भले लो एंड मॉडल लेंगे, हाई एंड मॉडल नहीं लेंगे, रेंज वेरिएबल जो भी अवेलेबल है उसमें आप जाएंगे, लेकिन आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे और आप 3,000 से लेके जो $12,500 जो बढ़ने वाला है गाड़ी की तरफ, वो अमेरिकन उपभोक्ता पे करेगा अगर उसको इंपोर्टेड गाड़ियां चाहिए। अगर जनरल मोटर्स की वहां पे बनती है, फोर्ड की वहां पे बनती है, तो वो गाड़ियां उस तरीके से उस भाव में उसको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है, और ये कैच क्या है कि जो स्पेयर पार्ट्स है, वो स्पेयर पार्ट्स भी कई कई आपको इंपोर्ट करने पड़ते। तो इसकी वजह से जो गाड़ियां वहां पे बनती है, यूनाइटेड स्टेट्स में बिकने वाली सभी वाहन जो है उसमें लगभग आधे आयातित होते हैं। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स में असेंबल होने वाले वाहनों के लगभग 60% हिस्से भी आयातित होते हैं। और यहां पे भारत को क्यों मार पड़ सकती है? क्योंकि इंडियन ऑटो स्पेयर्स का जो एक्सपोर्ट का मार्केट है, उसमें जो भारत की जो हिस्सेदारी है, वो करीबन लगभग अगर आप देखने जाए तो 29.1%। मतलब आप जितने स्पेयर पार्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें अमेरिका में करीबन 29.1% जो स्पेयर्स एक्सपोर्ट होते हैं यहां से, वो अमेरिका जाते हैं। ये बड़ा तो हिस्सा है। यहां पे असर आ सकता है भारत का। हालांकि अगर आप कार का निर्यात देखेंगे, कार का मतलब आप निकास देखेंगे, कार का एक्सपोर्ट्स देखेंगे अमेरिका में, तो कुछ कुल जो एक्सपोर्ट्स है वो करीबन 698 करोड़ डॉलर का है। उसमें से अगर हम देखने जाए तो करीबन 1 करोड़ के डॉलर के भी मूल्य की कार हमने यूएसए में एक्सपोर्ट की है। तो वो करीबन 0.128 यानी कि 0.13% आप ले लीजिए, तो उसमें इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है। क्योंकि हमारा जो माल है ज्यादातर भारत का, वो किन कंट्रीज में जाता है अगर हम देखने जाए तो भारत का जो माल है वो ज्यादातर जाता है इन सब मुल्कों में, खास करके दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात और चिली। ये मतलब ज्यादातर हमारा कार एक्सपोर्ट्स यहाँ पे है, अमेरिका में नहीं। मतलब लैटिन अमेरिका में है, कैरिबियंस और नॉर्थ अमेरिका का एक पोर्शन यानी कि मैक्सिको वहां पे है। अब देखिए यहाँ पे भी एक कैच है कि मैक्सिको में अगर हमारी कार हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, और वहां से मान लीजिए कुछ सेमी फिनिश्ड या सेमी असेंबल करके वो लोग करते हैं, तो वो उसके ऊपर भी 25% टैरिफ लगेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसके चलते, ये जो आंकड़े मैंने आपको दिए, इसके चलते जो समस्या है वो 29.1% जो ऑटो स्पेयर्स का मार्केट है, उसको आप एक ही रात में पूरी दुनिया में स्प्लिट नहीं कर सकते। मतलब आपका एक बड़ा बायर है, वो आपको बोलता है कि मयूर जी, आप जो चीज हमें बेच रहे हो वो ठीक है, 100 रुपया है, लेकिन आज से इसका भाव 125 रुपया हो गया। मतलब आपको ड्यूटी पे करनी है, आपको फायदा नहीं है। और उसमें दो चीजें होगी, या तो वहां पे कंपनियां ये स्पेयर्स बनाना शुरू कर देगी, तो फिर आपका वो मार्केट चला गया, या फिर यहां से जो भारतीय कंपनियां हैं जिसका मतलब इतना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, वो जाके कारखाने उनको वहां पे लगाने पड़े अमेरिका में। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये सबसे बड़ी जो दुविधा है वो ये है। तो आई थिंक आप स्नैपशॉट में मैंने जो बताया कि ये समस्या है। बाकी हम बात करेंगे फिर कार इंपोर्ट अगर इंडिया में बढ़ता है क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो जैसे जैसे आपके सवाल आएंगे उसके ऊपर बात करें। बट मोटा मोटा कार एक्सपोर्ट इतना इंडिया से यूएस में नहीं है। यूएस में हमारा कार स्पेयर्स का यानी कि ऑटो स्पेयर्स का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो सबसे बड़ा बाजार है, और उसके ऊपर असर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो भाई अब ये सीधे आ जाते हैं हमारे गुजरात पे। तो गुजरात में ये जिस तरह से ऑटोमोबाइल कंपनियां लाई गई में हाथ पकड़ पकड़ के हम और आप दोनों थे उस बहुत सारी कंपनियों के उद्घाटन में, और जाते थे हम लोग सचिवालय, और मोदी साहब वहाँ वो गाड़ी में बैठते थे, बढ़िया सी वीडियो बनवाते थे। 2010-12 का शायद मामला, मुझे ठीक से याद है, तो है ना, उस समय बहुत कुछ हुआ। नहीं, वो मीटिंग्स के वीडियोस बाहर आते थे। धीरे नवाशिया जी उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोऑर्डिनेटर थे, वो म्यूट वीडियोस आते थे। म्यूट वीडियोस, मतलब ये मीटिंग हुई है
गुलदस्तों की एक्सचेंज हुई है, कुछ बातें हुई, लेकिन वो बातें क्या हुई है, वो म्यूटेड वीडियोस आते थे बाहर। वो आते थे बिल्कुल। तो मामला ये था और कि एक एक तरीके से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वो वीडियो देता था लोगों को, और वो वीडियो सभी ज्यादातर चलाते थे। हमारे जैसे कुछ लोग थे, जो आपको पता है मुझे कि आरती मुझे याद भार्गवा है, के पीछे हम एयरपोर्ट से पड़े थे कि क्यों आए हैं, क्या है, लेकिन वो बात नहीं करते थे। तो ये सब चीजें हैं। मुझे याद है कि कौन सा, शायद फोर्ड था, शायद फोर्ड थी, अब आई एम नॉट प्रीटी श्योर, मैं नाम भूल गया हूँ, कौन सी कंपनी थी जो अभी ये संखेड़ा या उसके आसपास शायद उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, शायद, है ना? तो वो उसके हेड आए थे, और उस वो नीचे फोर्ड नहीं, कोई और शायद कंपनी थी, पर नाम प्यूजो भूल रहा हूँ प्यूजो कंपनी। कंपनी थी, प्यूजो प्यूजो थी। उसमें वो नीचे आए, वो मोदी साहब, हम सब खड़े थे, और वो गाड़ी में सिर्फ ऐसे ही बैठे फोटो खिंचवाने के लिए, वो जो गाड़ी थी उसमें, वो मुझे याद है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो कंपनियों को लाया गया गुजरात में, बहुत सारी है ना, एक तरह से ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की घोषणाएं हुई और बातें भी हुई, कंपनियों को लाया भी गया। तो अब ये जो है, ये सिर्फ गाड़ी बना रहे हैं या ये भी स्पेयर्स बना रहे हैं? और अगर इन पर इस 25% टैरिफ जो ट्रंप ने डाला है, इनका अगर प्रभाव या असर होना है, तो क्या होना है, कैसे होना है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि जब ये ऑटो पार्ट्स वाले यहाँ पे आए थे, तो बात ये थी कि उसके ऊपर हमने स्टोरी भी किया ब्लूमबर्ग में, वो स्टोरी आपको मिल भी जाएगी मेरे यूट्यूब हैंडल पे। तब बात ये थी कि ये पूरा का पूरा मतलब एक जो जब जब भी कोई कार प्लांट आता है, तो वो सिर्फ कार प्लांट नहीं आता है, उसके अंदर लगने वाले पुर्जों के मैन्युफैक्चरर्स भी आते हैं, सबको ही आता है। और यही सब यहाँ पे मतलब अपना प्लांट्स उसी प्लांट में अपना वो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा फैसिलिटी लगाएंगे, इनको भी जगह दी जाएगी, और उनका माल मतलब वो दूध की जैसे डेयरी की जो गाड़ी आती है वैसे आएगी, खाली क्रेट रख जाएगी और भरे हुए क्रेट लेके चली जाएगी। वो छोटा स्पेयर मैन्युफैक्चर कर रहा है, या नट बोल्ट या कैप्सील या जो भी बना रहा है। बहुत उत्साह था, क्योंकि राजकोट ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का गढ़ है, और ऑटो स्पेयर पार्ट वालों को तो ये था कि लॉटरी लग गई है। लेकिन राजकोट में से साणंद में कितने शिफ्ट हुए, कितनों ने यूनिट किया, ये मुझे लगता है आज की तारीख में इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, प्यूजो के जो हेड आए थे उनको हमने पूछा था कि प्यूजो में जो आप वहां पे मैन्युफैक्चर करते हैं, आप इंडिया में करेंगे तो आप कैसे मतलब आपका स्पेयर्स वगैरह का करेंगे? तो उन्होंने ये कहा था कि वहां से हम स्पेयर्स मैन्युफैक्चरर्स वालों को लेके आएंगे, वो भी हमारे साथ यहाँ पे इसमें शामिल होंगे। यहाँ पे मतलब यहाँ के स्पेयर मैन्युफैक्चरर्स को उस टाइम पे कोई फायदा नहीं था। वो स्टोरी हमने की है। उसी तरह हमने Hyundai वालों से पूछा था, Hyundai वालों ने भी यही कहा था, और उसी तरीके से हमने मारुति से पूछा था, तो मारुति का जो हामामात्सु में से जो आने वाले थे लोग, वही चीजें थी। तो आइडियली जो फायदा होना था ऑटो स्पेयर्स मैन्युफैक्चरर्स को, वो हुआ या नहीं, उसका तो अभी जवाब कहीं पे मिल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन ये कंपनियां जो यहाँ आई थी गुजरात में, या उनको लाया गया था, वो इस एक बड़ा मोटा-मोटा मार्केटिंग मुद्दा ये रखा गया था कि सीमलेस इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी अवेलेबल है, क्योंकि पावर सरप्लस स्टेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी जबरदस्त है, और साणंद वगैरह नॉर्थ गुजरात में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपसे वहां से आपका जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। मुंद्रा एंड कंडला दो जो पोर्ट्स है, वहां से आप अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें जो डेटा आ रहा है, इसमें अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हमारे कुछ इतने नहीं है, और जैसे एक्सपोर्ट्स का जो कंपेरेटिव डेटा है 0.13%। तो ये 17 साल से जो चिल्लम चिल्ली हो रही है ना कि देश का विकास नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, तो आज ये इनको आशीर्वाद लूप लगता है। जब ट्रंप जैसा कोई इंसान आ गया है सत्ता में, और जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है, तो मन में उन लोगों को ये आशीर्वाद लग रहा है, लेकिन ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मन में ये बिल्कुल एक बड़ा आशीर्वाद है कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड में जो हिस्सा है वो 2.5%। चाइना का 17 या 18% के आसपास है, कोविड के टाइम पे घट गया था, वापस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये 2.5% जो हिस्सा है, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स इतना बड़ा नहीं, हमारा खुद का एक डोमेस्टिक मार्केट है, उसी में हम लोग कंज्यूम कर लेते जो भी करना है। और हमारी खुद की एक फेस्टिवल बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे खुद की एक टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी, हमारे खुद के कम्युनल कम्युनिटी फंक्शंस होते हैं, कम्युनिटी मैरिजेस होते हैं, उसकी जो मार्केट है उसकी वजह से हमारा कंजम्पशन ज्यादातर अंदरूनी है। वी आर इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी। तो दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज ऐसे टाइम पे, जहां पे ट्रंप टैरिफ की मार आपको झेलनी है। हमको सिर्फ समझना है और सोचना है कि ऑटो स्पेयर्स वाले, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वाले अब क्या करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी
आपकी आपकी आवाज म्यूट हो गई है मेरे ख्याल से। वो जो लोग हैं हमारे यहाँ जो ऑटो स्पेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं हिमांशु, जी। वो ज्यादातर देश में कहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कहाँ पे उनका प्लांट बेस्ड है? नहीं, जो बहुत आप सारे प्लांट्स है, भावनगर, जैसे भावनगर में भी है, राजकोट में भी है, दिल्ली में बहुत सारे हैं। क्योंकि दिल्ली में क्या है, पूरी की पूरी इकोसिस्टम है। वहां पे होंडा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फिर मारुति सुजुकी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फिर वैसा ही तमिलनाडु में है। तो जहां जहां पे भी, महाराष्ट्र तालेगांव में जैसे प्लांट्स है बहुत सारे, तो जहां जहां पे भी ऑटो प्लांट्स है उसके आसपास ये इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली बिल्ट अप हुई है, और इसकी वजह से ये पार्ट्स यहाँ से भेजे जाते हैं, तो उसी गाड़ियों में लगते हैं। और दूसरा, ओईएम, जैसे मैंने कहा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, मान लीजिए कि मर्सिडीज बेंज में कोई पार्ट लगता है, तो वो पार्ट कैसे मैन्युफैक्चर होता है यहाँ राजकोट में, उसका उसको कुछ टेस्ट से पसार होना पड़ता है, कंपनी के कुछ क्वालिटी पैरामीटर से पसार होना पड़ता है, निसान में हो या इन सब कंपनियों में। और जी। वो क्या होता है, वो बेसिकली उसका सीधा रिटेलिंग नहीं होता है। मान लीजिए कि निसान का कोई सप्लायर है, उसका निसान का या इसूजू का या किसी का भी, या सुजुकी जी। का या होंडा का या जिसका भी, जापानीज कंपनीज का, यूरोपियन कंपनीज का, किसी का भी, तो वो जो सप्लायर होता है वो अपने सब कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ऐसी ऐसी जगह पे देता है, और उसके एक पैरामीटर्स उनको फॉलो करने होते हैं। क्योंकि गाड़ी में अगर एक का भी उस स्पेयर पार्ट में कुछ मान लीजिए डिफरेंस आ गया, तो पूरी गाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर उसकी असर होती है। तो हम नहीं देखते कई बार कि गाड़ियां रिकॉल की गई मार्केट से। जी, वजह बिल्कुल। ये हो ये वजह ये जी। होती है कि अगर एक हुँ। माइक्रो मिली में भी कैलिब्रेशन कुछ हो जाता है, एविएशन हो या ऑटोमोबाइल्स हो, तो उसमें एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, कंपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर भी खतरा रहता है, गाड़ी कहाँ पे ग्लिच कौन सा खड़ा हो जाएगा, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आती है, तो कौन सा ग्लिच कहाँ पे क्या खड़ा हो जाएगा ये भी समझना पड़ता है। तो एकदम प्रिसीजन वाला काम रहता है, जैसे डायमंड कटिंग होता है उससे भी ज्यादा प्रिसीजन वाला ये काम रहता है मैकेनिकली। और ये जब स्पेयर्स पास होते हैं तब जाके सैंपल्स उनको दिए जाते हैं, स्पेयर्स पास होते हैं, बाद में रैंडम सैंपलिंग होती है, जो शिपमेंट जाता है उसमें से शिपमेंट्स कई बार रिजेक्ट भी हुई है, ऐसे भी केसेस आए हैं। तो ये वजह से ये पूरा का पूरा जो है ये सिस्टम ऐसे चलता है। तो एक तो उस मार्केट में घुसना, उस सप्लायर में घुसना कठिन है, और उसके ऊपर ऐसी जब डिसीजंस आ जाती है तो सडनली एक नया मार्केट ढूंढना, नया सप्लायर ढूंढना। और मेक्सिको में भी आज यही हालत होगी ना, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा जो हमने बात कही उसमें ज्यादातर जो हमारा परफॉर्मेंस है वो इन कंट्रीज में है, हुँ। मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका। दूसरा कि इन कंट्रीज में रातों रात शिफ्ट होना या उनकी कार की डिमांड कैसे रहेगी। देखिए, मारुति का यही था, मारुति आरसी भार्गवा से जब हमने पहले बात की थी, जब वो एयरपोर्ट उतरे, हम सीधे उनके पीछे पीछे ताज चले गए, तो हमने कहा था कि क्या है। सो ही हैड सेड वन थिंग ऑन द रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला था कि लॉट ऑफ वाटर हैज टू अंडरफ्लो, वी हैव टू क्रॉस द ब्रिजेस। हमको देखेंगे दुनिया में कार की डिमांड क्या रहेगी आने वाले दिनों में, अगर हम जी। प्लांट यहाँ पे लगाते हैं तो उसका कॉस्ट बेनिफिट हमको क्या रहता है, हम हुँ। एक्सपोर्ट कितना कर पाएंगे, वर्ल्ड में कार की डिमांड्स कैसी रहेगी। ये बातें उन्होंने कही थी करीबन 2011-12 में। प्लांट जी, लगा कुछ बिल्कुल। करीबन मुझे लगता है 2015-16 में, जी। 2014-15 में प्लांट लगा और फंक्शनल जी। हुआ। तो ये जो हुँ। पूरी प्रोसेस थी प्लांट लगाने की, हामी भरने में, वो करीबन उसमें 3 साल चले। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज मान लीजिए अगर ऑटो स्पेयर्स वालों को एक मार्केट ढूंढना है कहीं पे, हुँ। 29.1% में मान लीजिए कि 20% का डेंट आता है, 9.1% अकबंद रहता है, टैरिफ्स हुँ। पास होते हैं, वो कंपनी टैरिफ्स एब्जॉर्ब कर लेती है, और ठीक है कि भाई अपना माल का भाव बढ़ा देंगे या जो भी है वो कंपनी हुँ। कस्टमर्स को पास कर देगी, जो भी होता है उसमें मान लीजिए 20% का डेंट है, तो 20% का या 29 में से आप हाफ ले लीजिए, 14 या 15% का दूसरा मार्केट ढूंढना रातों रात इतना आसान नहीं। इतना आसान नहीं है। तो ये इतनी स्पिल ओवर ये इफेक्ट आएगी, तो इसकी स्पिल ओवर इफेक्ट इतनी आएगी कि बिल्कुल बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगी। क्योंकि जो कंपनीज लोन लेके, ये देखिए दूसरा, ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, ये कोई बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं, छोटे छोटे कारखाने, मतलब 25-30 करोड़, 35 करोड़, 100 करोड़, ऐसा जो रहता है, 100 करोड़ तो मिनिमम आजकल मतलब हो गया है एसएमई के स्केल में भी। तो ये कंपनियां होती है, वो बैंक की लोन, बैंक की डेट, उनका रिकवरी साइकिल ये वो, क्योंकि उनका सप्लाई चेन एकदम परफेक्ट होता है, जहां पे देते हैं वहां से पैसा आ जाता है, सुजुकी है, इसूजू है, निसान है या लैंड रोवर है, जिन कंपनी को देते हैं, माल दिया, माल अच्छा है, पैसा आ गया, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसीज, ये वो इनके ऊपर चलता रहता है उनका साइकिल पूरा। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब होता है तो बैंक लोन, बैंक के, मगर मान लीजिए प्लांट एक्सपैंड किया है पिछले दिनों में,
तो उसके खर्चे, कोई नया प्लांट बनाया है, मान लीजिए जमीन ली है, तो उसके जो हफ्ते वगैरह, उसके लोन्स वगैरह। तो एक डिस्ट्रेस सेल मैं देख रहा हूं ऐसे एसेट्स की भी आने वाले दिनों में। और शायद ये इम्पैक्ट करेगा भारत में नौकरियों में, क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी मयूर कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम देखने जाए जी। तो करीबन ये जो बात हम कर रहे हैं, इसके मुताबिक भारत में जो नौकरियां हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो कम से कम 6 मिलियन के आसपास, मतलब 60 लाख नौकरी ओके। डायरेक्टली। इनडायरेक्टली डायरेक्टली दूसरी 1 मिलियन जॉब्स, यानी कि दूसरी 10 लाख नौकरियां जो लॉजिस्टिक्स वगैरह जो रहता है इनका, उसमें डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स वगैरह में। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर यहाँ पे ये इम्पैक्ट आती है कल को, तो उसमें सीधी की सीधी असर इन नौकरियों पे आए। बड़ी बात हो जाएगी ये। बिल्कुल बड़ी बात बड़ी हो बात जाएगी, क्योंकि इस कारखानों में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह कोई मतलब लाख 2 लाख नहीं होती है। इनकी तनख्वाह 25-30 हजार, ज्यादा से ज्यादा ओवर टाइम करेंगे तो मतलब 35-40 हजार पे जाएंगे ये लोग। क्योंकि हमने देखा था टाटा मोटर्स में हड़ताल की थी जिन लोगों ने, जिन मजदूरों ने, कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हमको 8,000 मिलता है हाथ में। मिलता है। तो ये मामला हो जाता हाँ, और ऐसे लोग अगर उनकी नौकरियां चली जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो फिर सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि बचत भी नहीं होती। और वैसे भी आम तरह, मतलब हम जैसे हम सभी लोग जो है बहुत सारी दिक्कतों से जूझते रहते हैं, ये सब भी वैसे ही जूझते रहते हैं। तो ये एक जो है। आपने कहा, मतलब ये 50 बड़ी। लाख नौकरियां, देखिए 50 लाख नौकरियां, सीधा जो डेटा मेरे पास है, 50 लाख नौकरियां तो सीधी कंपोनेंट्स अलोन जो बनाती है कंपनीज उसमें है। हम्म। जो 29.1% वाला जो अमेरिका का मतलब एक्सपोर्ट का मार्केट शेयर लेके बैठी है वर्ल्ड का, अमेरिका का जो एक्सपोर्ट शेयर है और जो इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर में से 29.1%, ये कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां में सिर्फ 50 लाख नौकरी है। और दूसरी 10 लाख नौकरियां इनके जो डीलर लॉजिस्टिक्स वगैरह, जो कार्स में ये जाता है, सॉरी ये व्हीकल्स में जो जाता है स्पेयर्स वगैरह, ये जो भी, तो ये है। तो 60 लाख नौकरियों के ऊपर सीधा ये ट्रंप के एक डिसीजन की वजह से असर पड़ सकता है भारत में। ये अपने आप में बड़ी बात है भाई। वैसे सवाल मेरे पास और भी है हिमांशु भाई, लेकिन अब क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना है कि आधा घंटा ही बात करनी है, ये बताया गया हमको ठीक है, कि ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। यूट्यूब जो है आपको तभी मदद करेगा आपकी बातों को हाँ, पहुंचाने, समझ गया, जब आप थोड़ा समझ गया। कम बात करें। तो ये बिल्कुल। ये एक तरह से हमारा मुंह बंद करने की कोशिश तो है, लेकिन क्या करें। पर दर्शक भी कुछ ये कहते हैं कि भाई आप थोड़ा छोटा करेंगे तो हम पूरा सुन पाएंगे। तो बिल्कुल। पर उसमें हो सकता है कि हम कुछ और एक कार्यक्रम कर ले, जो बाकी कुछ तो मेरे से जो एक सवाल है और मुद्दा खाली मैं ऐड कर दूं आपके, कि आपकी समिंग के लिए इजी रहे। देखिए इसमें सबसे बड़ी चैलेंज ये आ जाती है, मान लीजिए रेसिप्रोकल टैरिफ में अगर भारत की सरकार ऐसा डिसाइड करती है, जो ट्रंप प्रेशराइज कर रहा है, और हालांकि मीडिया में ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप झुक गया भारत के सामने, लेकिन ऐसा हम्म। नहीं है। अगर वहां पे हम्म। गाड़ियां ज्यादा बनी और ट्रंप सरकार बोलेगी कि आप, हाँ, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, आप हमारा इंपोर्टेड कार्स लीजिए, और हम्म। इंपोर्टेड कार्स के ऊपर अगर आपने ड्यूटी घटा दी, जो कि अभी 100% तक के टैरिफ है, कुछ ऐसे इंजन हम्म। ड्रिवन जो उसकी इंजन कैपेसिटी वगैरह को ध्यान में रखते हुए, अगर ये हम्म। आपने घटा दिए, और मान लीजिए जनरल मोटर्स और फोर्ड की गाड़ियां कल को यहाँ पे घूमने लगी, तो डोमेस्टिक प्लेयर्स का क्या होगा? मारुति सुजुकी जो इतना बड़ा मार्केट शेयर है, या महिंद्रा एंड महिंद्रा या टाटा, उसका क्या होगा? दूसरा, जगुआर लैंड रोवर जो कंपनी है, जो यूरोप में बैठी है, लंदन में है, वो अगर मान लीजिए सब मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कंपोनेंट्स इंडिया से मंगवाती है, बनाती है, कार वहां पे बेचती है, तो उसको भी वो 25% टैरिफ का प्रॉब्लम पड़ेगा। हम्म। और सबसे बड़ी चीज, हम्म। अगर मान लीजिए यहां से ऑटो कंपोनेंट्स चले जाते हैं, कुछ जो ऐसे पैसे वाले हैं वो चले गए वहां पे बनाना शुरू कर दिया अपना मार्केट शेयर टिकाने के लिए, अपना धंधा टिकाने के लिए, यहाँ पे इंपोर्टेड गाड़ियों की बिक्रियां बढ़ गई, तो यहाँ के कारखानों का क्या होगा? तो तब जाके मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो आपका जो जो कैंपेन है, आपका जो एजेंडा है, उसको आप कैसे एड्रेस करें? और उसके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि अगर कल को करेंसी डेप्रिशिएट होती है, हम्म। तो आप कैसे फाइट करेंगे इसके साथ? तो ये सब चैलेंजेस हैं। अब देखते हैं भारत सरकार इस दिशा में कैसे क्या निर्णय लेती है, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि विदेश से आप दारू मंगवाते हैं लेकिन दारू महंगी है।
गूगल टैक्स का मैंने आपको बोला, क्योंकि विदेश का कंपनी है गूगल, तो उसका टैक्स मतलब कम हो रहा है, तो एटलीस्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए तो अच्छी खबर है कि गूगल टैक्स कम होने जा रहा है। लेकिन दूसरे कितने टैक्सेस कम करेंगे और तब जाके आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की जो आपकी जो एक फिलॉसफी लेके आप चले थे, उसको कितना मतलब आप वो कर पाएंगे। और सबसे बड़ी इंपैक्ट आएगी जो अलाइड इंडस्ट्री की पूरी इकोसिस्टम है, पेंट्स, ग्लास मैन्युफैक्चरर्स, स्टील, इन सब पे। क्योंकि कल को अगर फॉरेन की गाड़ी आती है, 25% टैरिफ वहां डाला है आपने, वहां से आती है, यहाँ पे आपने टैरिफ कम कर दिया, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को एक चैलेंज हो जाएगा, आप उसको कैसे मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, आप उसको कैसे इम्यून करेंगे। तो ये सब मुद्दे हैं। और मुद्दे उसमें हैं। अगर मान लीजिए करेंसी फ्लक्चुएशन आया, कहीं पे कुछ कल किसी पागल ने कहीं पे मिसाइल दाग दिया, कुछ बॉम्ब बॉम्ब छोड़ दिया, तो कमोडिटी साइक्लिकल प्राइसेस, मतलब आपके ये जितने भी कंपोनेंट्स है, रबर है, ये है, वो है, उसके कमोडिटी के प्राइसेस शूट होंगे, डॉलर शूट होगा, उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे। और जब आप अगर टैरिफ कम करके इंपोर्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा कैश 22 सिचुएशन इसमें यह है कि आपका जो फॉरेक्स डेफिसिट है वो बढ़ेगा, क्योंकि आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, ट्रेड बात सही डेफिसिट बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा। सब चैलेंजेस है, इनके बीच आपको एक सही डिसीजन लेना है, सरकार कैसे क्या करती है देखना है। लेकिन फिलहाल ये डिसीजन की वजह से भारत के कार बनाने वालों को इतनी इंपैक्ट नहीं है जितनी भारत के कार के स्पेयर्स बनाने वालों पे है। तो कहीं ना कहीं छोटा उद्योगकार, उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, छोटा उद्योगकार जो नौकरियां दे रहा है वो नौकरियां आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, ट्रम्प टैरिफ टेंशन या ट्रम्प टैरिफ सुनामी, उसके सामने आप इकोनॉमी को कैसे इंसुलेट करेंगे। पर ये आप जो कह रहे हैं ना, ये इतने गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन भाई इससे बड़े और गंभीर मुद्दे हैं हिमांशु। राणा सांगा को लेकर बहुत स्पष्टता जरूरी देश में आज कि वो नहीं, बाबर बिल्कुल को लाए थे कि नहीं लाए थे, ये बड़ा मुद्दा है आज। ये बिल्कुल मैं और आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल। वो बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं बड़ा मुद्दा वो मयूर, है, मैं अब मैं हमारी मैं क्लियरली हमारी वो मैं मैं हैसियत नहीं क्लियरली कि उसकी मैं बात कर पाएं। नहीं मयूर, मैं क्लियरली मानता हूं कि एक तरफ महंगाई का दर जो है, क्योंकि आप एक भारत एक मतलब एक ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, तो ऑयल इंपोर्ट करने के लिए आपको करेंसी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वो रुपये में नहीं मिलता है, वो डॉलर में मिलता है। डॉलर के सामने उतना रुपया देना पड़ता है, करेंसी भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। उद्योग में कुछ पैसा बचा या कुछ हुआ, तो उस तरीके से आप अपनी कंट्री की सॉवरिन रेटिंग एकदम टकाटक रखने के लिए, चकाचक रखने के लिए आपको गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा। गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए फिर से आपको करेंसी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और ये तीनों चीजों के अगर आप दाम देख लेंगे, मतलब जिस तरीके से उसका राइज हुआ है पिछले कुछ दशकों में, तो ये आपको समझ आएगा कि इतना आसान नहीं है। और उसके चलते हम देख रहे हैं गांधीनगर में नौकरियों के लिए लोग जूझ मतलब लाठियां खा रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे मारा जा रहा है, उनको बिल्कुल। मतलब बहुत बेरहमी से ट्रीट किया जा रहा है। आप एक तरफ ओलंपिक्स की घसीटा बात जा रहा है, करते हैं, एक तरफ घसीटा आप जा रहा है, नहीं, उनको बर्बरता आप से। एक तरफ ओलंपिक्स की बात करते हैं, आप एक तरफ बात करते हैं कि ओलंपिक्स इंडिया में खेलना है, आप एक तरफ बात करते हैं कि योगा में हमको विश्व गुरु बनना है, और दूसरी तरफ फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को ही इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। हेल्थ वर्कर्स जिन्होंने कोरोना में जी जान पे खेल के ये जो काम किया है, उनको नौकरी के बिना रखा जा रहा है। तो आप पहले नौकरियां क्रिएट कीजिए। और ये गवर्नमेंट में तो ये चैलेंज है, आप नहीं कर पा रहे, प्राइवेट सेक्टर की एडिशनल चैलेंज आपके सामने मुंह फाड़ के खड़ी है। क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं सिर्फ ऑटो सेक्टर की, मैंने जैसे कहा ऑटो के साथ अलाइड इंडस्ट्रीज जो है उसका क्या असर हो। उसका क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बात करते रहेंगे, पर ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और आपने बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कि इस तरह से खोल के समझाया है कि जो समझ नहीं पाता, मतलब ये अपने आप में ये थोड़ा एक, ये सब मामले ऐसे होते हैं जो थोड़े पेचीदा होते हैं, आम आदमी समझ नहीं पाता उस चीज को। और और मैं दूसरा अपने आप दूसरा को एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मान लीजिए यहाँ से ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स वहां पे जाके कारखाने लगाते हैं, तो वहां पे उनको यहाँ से कुछ लोग लेके जाने पड़ेंगे, उनके जो टॉप ब्रास है, डायरेक्टर लेवल के या जो भी है मार्केटिंग के, उनको तो 50 करोड़ तो वहां पे देना पड़ेगा आपको गोल्डन वीजा के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझते हैं पूरा का पूरा कि ये ग्लोबल गब्बर सिंह टैक्स है, ग्लोबल जीजीएसटी गवर्नमेंट। है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो बड़ी सरलता से आपने इसको समझाया और हिमांशु। जब आप प्रीमियमाइजेशन करेंगे वहां की कार्स का, जो $3,500 $3,500 से लेके 10-12,500 तक की बढ़ने वाली है, तो आप डॉलर जी। ज्यादा प्रिंट करेंगे, डॉलर की आप हेजेमोनी वैसे की वैसी रखेंगे, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। 10 गाड़ियां मान लीजिए 2 करोड़ की बिकती थी, 10 गाड़ियां 2 करोड़ की बिकती थी, तो आपका 20 करोड़ का वो होता था फायदा। लेकिन आपकी 3 करोड़ की मान लीजिए 7 गाड़ियां बिकती है, तो भी आप तो 1 भी करोड़ का फायदा लेके जा रहे हैं, 21 करोड़ आएगा। बिल, तो बिल्कुल ये पूरा का पूरा खेल है, ये पूरा का पूरा चीज है, प्रीमियमाइजेशन करने की बात है। और ये प्रीमियमाइजेशन के खेल में नुकसान हर तरफ से अगर आप देखने जाए तो उन कंट्रीज को है जो इंपोर्ट इकोनॉमी, इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और वहां पे मतलब नकेल डाली जा सकती है इन कंट्रीज के ऊपर, खास करके ये इमर्जिंग कंट्रीज उनकी करेंसी वगैरह के ऊपर। और एक तरीके से अगर हम देखने जाए तो इट्स अ बून इन डिसगाइज, क्योंकि हमारा इतना एक्सपोर्ट में बड़ा शेयर नहीं है, तो आभार मानिए 17 साल से उन शासकों का जिन्होंने सोच समझ के सूझबूझ के डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे, जो स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे जो एक अर्थशास्त्री जो वहां पे बैठे थे और उन्होंने समझा था कि ये भारत को कैसे आगे ले जाना है बिल्कुल आर्थिक दृष्टिकोण से। और सबसे बड़ा ये पैसा अमेरिकन के पास इसलिए क्योंकि वो डेट ड्रिवन इकोनॉमी है, पर कैपिटा उनका ज्यादा है इनकम, तो वो ये लोग खर्चा कर पाएंगे। लेकिन उनका सही। खर्चा की जो असर यहां पे आएगी, वो डेंजरस है, वो भयावह है। थैंक यू मांशु, थैंक यू वेरी मच। और उसमें मुझे लगता है कि इतिहास की बातें ना करके हम वर्तमान में जिए, वर्तमान में क्या होने वाला है उसके आज बारे में चर्चा आज आज की बात करना बहुत जरूरी है। आज की बात बिल्कुल। आज की बात करेंगे तो कल थोड़ा जो है संवार सकते हैं। पीछे देखते रहेंगे तो भाई फिर तो तो कोई आपके पास। मतलब सबसे बड़ी चैलेंज इस देश में मैं ये देख रहा हूं कि ये जो निकला था ना बीच में कि आप नौकरियां दीजिए, नौकरियां कीजिए, नौकरियां सरकार को देनी पड़ेगी क्योंकि जीएसटी की सबसे बड़ी इनकम सरकार के पास आ रही है। बिल्कुल नौकरियां बिल्कुल। दीजिए, 20-25-30 हजार वाली नौकरियां दीजिए। एक कुछ चल रहा है अभी कि ओला उबेर इनको बाई करने वाले, कोऑपरेटिव सर्विस ला रहे हैं टैक्सीज हाँ की वगैरह, अच्छा है अगर वो कर रहे हैं करेक्ट। तो। वो एक तरीके से हाँ ट्रम्प वाला जो सुनिए सारे बच्चे की बात है, अच्छी बात है। बट नौकरियां दीजिए, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम दीजिए। बंदा जाके गणेश चतुर्थी के दिन एक फ्रिज लाएगा, दुर्गा पूजा के दिन जाके एक टेलीविजन लेके आएगा। अब तो वो स्टीरियो बार्स भी निकले हैं, क्योंकि टेलीविजन का स्टीरियो बिगड़ ना जाए तो स्टीरियो बार्स भी लेके आएगा। कंजम्पशन करेगा बंदा। बेसिक पगार की नौकरियां दीजिए। मैं ये देख रहा हूं कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी में 2.5 लाख की सैलरी लेने वाले लोग जब 25,000 की नौकरी मांगने के लिए कोई शिक्षक जाता है या कोई फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर जाता है या कोई हेल्थ वर्कर जाता है या कोई भी बस का कंडक्टर जाता है, तो उनको कहा जाता है कि आप तो सरकारी दामाद बनना चाहते हैं। 2.5 लाख की नौकरी वाले करने वाले लोग 25,000 वालों की नौकरी की एक कैलेंडर निकाल नहीं सकते हैं। आपकी कंपनी में अगर ऐसा कोई बंदा हो जिसकी सैलरी 2.5 लाख हो और उसको कोई परफॉर्म ही, उसको बेसिकली उसको कोई चीज बेचते नहीं जानी, उसका कोई टारगेट नहीं है। अब तो सेल्स की जॉब में रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूं। यहाँ पे टारगेट नहीं, यहाँ पे आपको एक सिस्टम सही तरीके से करना है, एक फोरकास्ट करना है कि कितनी नौकरियां जाने वाली है, आने वाले दिनों में कितने लोग रिटायर होने वाले हैं। रिटायर होने वालों को आप रिस्ट्रक्चर करके रिकॉन्ट्रैक्ट करके वापस लेके आते हैं, लेकिन जिनको नौकरियां चाहिए उनको देते नहीं है। तो ये किस तरीके का आपका सिस्टम है? और आने वाले दिन में ऑटोमोबाइल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टेक सेक्टर सबसे बड़ा डिसरप्टर होने वाला है। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने क्या सही है? बात। ये सब बड़ी बड़ी मतलब चैलेंजेस है। बिल्कुल तो इतिहास की चर्चा ना करके आज के वर्तमान में जिए। जेब में पैसा होगा तो इंसान खुश रहेगा, ये मेरा बिल्कुल मानना है। खुश मतलब अपने तरीके से कॉन्फिडेंस में रहेगा कि हॉस्पिटल में जाना हुआ तो जेब में एटलीस्ट पैसा है, या कहीं पे कोई दोस्त को मदद की जरूरत पड़ी, किसी रिश्तेदार को मदद की जरूरत पड़ी तो खिसे में जेब में 2-5 हजार रुपया है। बिल्कुल बिल्कुल वो हिमांशु, कॉन्फिडेंस आप दिलाएगी, क्या दो लगता पांच है हजार का शायद ज्यादा मत नेट का दिलाएगी। इश्यू है। जी। पर वैसे हम समाप्त कर रहे हैं। हिमांशु भाई का शायद कोई नेट का इश्यू लग रहा है। जी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक तो ये बातचीत बड़ी महत्वपूर्ण थी, इसको सुनिए, है ना। राणा संगा और बाबर को छोड़िए, ये सुनिए कि हिमांशु क्या कह रहे थे। हिमांशु कह रहे थे कि ये अगर चला जो भी शुरू हुआ है 25% वाला, तो इसकी जो रिपल इफेक्ट है वो कहां से कहां जाएगी। और जाने के बाद अगर आपकी 60 लाख नौकरियां
अगर उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होने की संभावना है तो भाई साहब उसकी बात कीजिए, उस पर सोचिए। राणा, संघा और बाबर जो है वो उसको छोड़ दीजिए उनके हाल पे। वो बेचारे अपने-अपने कालखंड के इतिहास के पन्नों में आराम से सोए हुए हैं, क्यों जगा रहे हैं उनको, है ना? यहाँ चला जाएगा जो है वो नहीं रहेगा, तो और जो है वो हाथ में कटोरा लेके लोग जो है रोड पे देखेंगे, हम मतलब देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में सोचें। तो गवर्नमेंट को मतलब सरकार का काम ही तो यही है, उसको तो ये करना चाहिए। खैर वो नहीं करती है लेकिन करना चाहिए, ये हम कहेंगे, ठीक है। तो यही बताना था आपको, बता दिया। आपकी बारी, आप कमेंट करके हमको लिख के बताइए कि आपको ये बातचीत कैसी लगी और इसकी लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए। अच्छी लगी वो बातचीत तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अभी थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा अपने जो है उसमें आप कोताही बरत रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अभी जो नए हमारे दर्शक हैं और जो देख रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर दें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। आप सभी के स्वास्थ्य की, तन और मन के स्वास्थ्य की शुभकामना देते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।